हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य हमारे क्या हैं हिंदी में कहें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमेशा एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं इससे। और आजकल डिबेट अगर देखी जाए तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत डिबेट कर रही है कि अगर सिटीजन भारत का नागरिक कहता है कि उसको फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसको ये भी समझना चाहिए कि उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट के साथ साथ उसके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं उस पर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं और उस वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं। वैसे कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं, कुछ पीडीएफ शेयर करनी है तो वो सभी वहीं पे शेयर की जाती हैं। फ्री क्विज़ एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो जो फ्री क्विज़ टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें फ्री क्विजेज़ आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए अभी एग्ज़ाम की डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई है। तो जो विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो एफआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अब तक टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, वो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करें, तो वो भी एफआरओ मेंस वाले भी 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से बन सकते हैं। पहले हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे और बाद में जब उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लेंगे, आप पूरी वीडियो देख लेंगे अंत तक, तो आप इन सभी सवालों के जवाब देने के लायक हो जाएंगे। अगर आपको ये सवालों के जवाब आते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला सवाल आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके बेसिस पे की गई है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे की गई है, यानी किस समिति की सिफारिशों पे की गई है। तो अशोक मेहता कमेटी थी या राजनारायण समिति थी या राजा मन्नार समिति थी या स्वर्ण सिंह समिति थी। तो 4 समितिज़ हैं, इनमें से किस समिति के बेसिस पे, किस कमेटी के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था संविधान में, या संविधान के अंदर जो भी चीज़ें डाली गई थी, तो आपको अब बताना है कि किसके बेसिस पे की गई थी। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, वरना वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि अंत तक आपको सब चीज़ें पता चल जाएँ। नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताने हैं। 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो किस चीज़ में, कौन से पार्ट में एंश्राइंड है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं तो उसमें किस में है, पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में, पार्ट 4A में, पार्ट 4B में, यानी कि भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 4B, तो किस में है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, सही पूछा गया है। तो पहला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कहा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के अधिनियमन से ही संविधान में निहित हैं, यानी कि जिस दिन से संविधान स्टार्ट हुआ है शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन में थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं प्रकृति में न्यायोचित हैं, यानी कि अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हनन होता है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभाते तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में आपकी पेशी हो सकती है। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कौन से देश के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। यूएसए के किया है, जापान से किया है, यूएसआर से किया है यानी कि रशिया से किया है, या फिर फ्रांस से किया है। तो 4 देश हैं, इन चारों देशों में से किस देश से किया है ये आपको बताना है। तो आप 5 सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके चैप्टर की वजह से मेंस का सवाल क्या बनेगा वो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, कि इसके ऊपर जो मेंस का सवाल बन सकता है वो भी पता चलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया है पार्ट 4A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं वो पार्ट 4A में की गई हैं और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटी जो सवाल पूछा गया था हमसे भी कि वो शुरुआत से है क्या, जब से संविधान लागू हुआ, तो बिल्कुल नहीं, जब से संविधान लागू हुआ तब से वो नहीं था, ये तो बहुत बाद में 1976 में ऐड की गई, जिस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा रखी थी। आर्टिकल 51A डिस्क्राइब करता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास,
जिसमें से कि 10 जो थी वो तो 42nd अमेंडमेंट के साथ आ गई थी 1976 में, और 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो बहुत बाद में 86वें अमेंडमेंट के साथ ऐड की गई थी 2002 में, जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे। स्वर्ण सिंह समिति जो थी 1976 में, उसने रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसको ऐड किया जाना चाहिए जिस टाइम पे भारत में इंटरनल इमरजेंसी लग रही थी। तो 1975 से लेकर 1977 तक जिस टाइम पे इंटरनल इमरजेंसी लग रही थी भारत में, तो जब 42 संविधान संशोधन किया गया, उससे पहले स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि भारतीयों को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो वो स्वर्ण सिंह समिति ने ही सिफारिशें दी थी। दीज ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि कानूनगत अगर हम देखें तो कानूनी रूप से देखें तो कानूनी रूप से इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, किसी भारतीय नागरिक पे थोपा नहीं जा सकता। हाउएवर अ कोर्ट में टेक देम इनटू अकाउंट व्हाइल एडजुकेटिंग ऑन अ मैटर। लेकिन कोर्ट इनको मैटर में ले सकता है, यानी कि कोर्ट इनको संज्ञान में ले सकता है जब भी वो किसी चीज़ पर फैसला सुनाता है। दे वर मेड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एम्फेसाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन इन रिटर्न फॉर द फंडामेंटल राइट्स। तो ये संविधान का पार्ट, संविधान का हिस्सा इसलिए बनाए गए इस सोच के साथ कि अगर नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से कुछ फंडामेंटल राइट लेता है, कहता है कि मेरे मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार जहाँ पे आ रहे हैं, अधिकार के साथ साथ आपके पास कुछ कर्तव्य भी आएंगे। यानी कि अगर आपके पास कुछ राइट्स हैं तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है कि आपको संविधान में या देश के अंदर संविधान के हिसाब से किस तरह से ड्यूटीज़ निभानी है। यानी कि राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों एक साथ चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। ये सोचना था सरकार का, स्वर्ण सिंह समिति का, जिन्होंने 1976 में 42वें संविधान संशोधन से इसको ऐड करवाया था। तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ था उसका कॉन्सेप्ट लिया गया था। द लास्ट सबसेक्शन के जो है ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वाज एडेड इन 2002। तो जैसे 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पहले तो 10 कर दी गई थी 1976 में, लेकिन 11वीं की गई 2002 में। तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट, सेम अमेंडमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी अमेंडमेंट ने, यानी कि जो 86th अमेंडमेंट था जिसने 2002 में आर्टिकल 51A में के पार्ट जोड़ा, उसी ने आर्टिकल 21A भी ऐड किया, जिसका मतलब है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो फंडामेंटल राइट बनाया गया पढ़ाई को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, वो 86वें यानी कि 86वें संविधान संशोधन से बनाया गया। Originally 10 in number, fundamental duties were increased to 11 by 86th amendment in 2002, जिसने एक ऐड की ड्यूटी पे कि एक ऐड की ड्यूटी ऑन एवरी पेरेंट की, हर पेरेंट पे या गार्जियन पे, कि आप अपने बच्चे को या अपने वार्ड को पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जब वो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बीच में होगा। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिटीजन। अब देखिए, मान लेते हैं अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करता है जो भारत का नागरिक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो, पार्लियामेंट हो, मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर हो, या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन हो, इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो माना जाएगा कि उसने मानहानि करी है या उसने हानि करी है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानी, विच इज़ पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो उस आदमी के ऊपर सज़ा मिल सकती है उसको, चाहे वो प्रेसिडेंट से लेके एक नॉर्मल आदमी, भारत का कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसने फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं माना, उसको पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर। यानी कि आपको इंसल्ट नहीं करनी है नेशनल ऑनर की, तो नेशनल ऑनर का अगर आप इंसल्ट करते हैं तो उसके प्रिवेंशन के लिए एक्ट बनाया है 1971, इसके तहत आपको सज़ा मिल सकती है। Supreme Court has ruled that these fundamental duties can also help the court to decide the constitutionality of a law passed by the legislature। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हेल्प करती हैं कोर्ट की, इसने कोर्ट की हेल्प की है ये पता करने में कि क्या कोई कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कोई कानून संवैधानिक है। तो ये पता करने में भी फंडामेंटल ड्यूटी बहुत हेल्प करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। देयर इज़ रेफरेंस टू सच ड्यूटीज़ इन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो ड्यूटीज़ हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय संविधान के अंदर मेंशन्ड है या हमने रशिया से ली हैं तो उसके अंदर थी, ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें मेंशन्ड हैं। जैसे कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, इंटरनेशनल कोविनांट है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का, तो ये इन चीज़ों के अंदर भी आर्टिकल 51A और पार्ट 4A के अंदर जो चीज़ें हैं वो मेंशन्ड हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या क्या, ये देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये आर्टिकल 51A में आती है, 51, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये इसको ऐसे लिखेंगे हम, आर्टिकल
51 यानी कि अनुच्छेद 51A, और 51A के अंदर फिर छोटे छोटे आएंगे ABCD, ये फिर इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं। तो आर्टिकल, पहले आर्टिकल, फिर 51, फिर A, और उसके अंदर फिर ABC, ऐसे करके ABC से लेके हम K तक जाएंगे, 11 हैं ये। तो सबसे पहला A देखते हैं। तो सबसे पहला आता है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारतीय संविधान को पालन करना है हमें, इसके आदेशों को, आदर्शों को और संस्थानों को, राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है जब भी नेशनल एंथम गाया जाता है तो हमें वहाँ पे उसको रेस्पेक्टफुली उसके लिए खड़े होना है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। दूसरा आता है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि हमें कुछ इस तरह से आइडियल्स अपने बनाने हैं, नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है, जो जिससे कि जो नेशनल स्ट्रगल रहा है भारत के आज़ादी के लिए उसको इंस्पिरेशन मिल सके, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करें। यानी कि एक अच्छा नागरिक बनने की बात की जा रही है, आपको देश प्रेम की बात कही जा रही है कि आपको अपने देश से प्रेम होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि बेसिकली जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, या कहते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं, उन्होंने कितना ज़्यादा त्याग किया है, कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं अंग्रेज़ों के साथ, जिससे कि भारत को आज़ादी मिल सके। बेसिकली कहा जा रहा है कि यानी कि यूपीएससी की अच्छे से आप तैयारी करेंगे या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करेंगे, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें, सब चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, एकता है, उसकी रक्षा करना है, उसको बनाए रखना है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और ये भी कहा जा रहा है कि देश की रक्षा करें और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या बनती है कि वैसे तो हमें देश की सेवा करनी है, यानी कि एक तो तरीका होता है जो नॉर्मल टाइम्स में हम आर्मी में सिलेक्ट होके, बीएसएफ में सिलेक्ट होके सेवा कर सकते हैं देश की बॉर्डर पे। एक दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लेते हैं कभी इमरजेंसी हो और कंट्री की गवर्नमेंट ये ऑर्डर कर दे कि मान लेते हैं 20 ईयर से ऊपर या 21 ईयर से ऊपर जितना भी यूथ है, मेल यूथ जितना भी है, उस सबको मिलिट्री में आना पड़ेगा। तो यानी कि ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ से आप कह सकते हैं कि बन जाती है कि हमें देश की रक्षा करनी है। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन फिर भी सरकार चाहे तो इसको ज़रूरी कर सकती है पार्लियामेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की बात की जा रही है कि भाईचारा बढ़ाना है अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल, यानी कि चाहे वो धार्मिक हो, लिंग्विस्टिक हो, भाषिक हो, रीजनल हो, क्षेत्रीय हो, आपको कोई भी डिवीजन में नहीं पढ़ना, कोई भी वाद विवाद में नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सभी लोगों के बीच में भाईचारा करना है। तो ये बात की जा रही है। एंड प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, महिलाओं की इज़्ज़त के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं कि महिलाओं की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करना है और उसके प्रति कुछ भी ऐसा अगेंस्ट में उसके काम नहीं करना है जो कि उनकी डिग्निटी के डेरोगेटरी हो। यानी कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषा, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो अपमानजनक प्रथाएं हैं उनको नहीं करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो उन सभी लोगों को समझना होगा कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हमको महिलाओं के साथ, या नेचर भी बनता है, अगर आप देखें तो ये समाज के लिए, समाज में रहने की चीज़ है कि समाज में हम किसी पर्सन को उत्पीड़न नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है एफ, अगर देखें तो वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी देश की जो मिश्रित संस्कृति है और समृद्ध विरासत है उसको महत्व दें और संरक्षित रखें। फिर जी आता है आर्टिकल 51A के अंदर जो जी आएगा वो आएगा प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो जीएस मेंस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में जो नेचुरल प्रकृति है हमारी, चाहे फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, तो और कंपैशनेट होना है लिविंग क्रीचर्स के साथ, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनकी हमें उनके साथ कंपैशनेट होना है, उनको मारना नहीं है, और जो हमारी प्रकृति है उसकी रक्षा करनी है, या आप कह सकते हैं उसके साथ कंपैशनेट वे में रहना है। यानी कि जो हम गंदगी करते हैं तो वो गंदगी जो है, यानी जो हम ट्रैशिंग करते हैं या कहीं पे भी हमने लिटर कर दिया, लिटरिंग कर दी, फॉर एग्जांपल हम कहीं घूमने गए, वहाँ पे हमने प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक दी पानी की, या जो लेस के, चिप्स के आपने पैकेट खरीदे वो आपने वहाँ पे डाल दिए, तो वो सब लिटरिंग के अंदर आता है, जिससे कि वहाँ का जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, प्रॉपर्ली चीज़ों को डस्टबिन में डालना है।
तो इस चीज़ों से यानी कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था बेसिकली, वो आप कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को निभाने के लिए ही चलाया गया था। तो आप यहाँ से इंटर रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया था डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करनी है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड रखना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। ये अब आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जो भारत में बहुत ईजीली ब्रेक की जाती है, क्योंकि कभी भी सरकार के खिलाफ थोड़ा सा भी अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो भारत में सबसे आसान है कि कुछ गाड़ियाँ तोड़ दो, कुछ गाड़ियों को आग लगा दो, ट्रेन को आग लगा दो और बसेस को तोड़ दो, मॉल्स को तोड़ दो, दुकानों को तोड़ दो। तो ये सबसे आम चीज़ है, मतलब ये सबसे इजी तरीका है जिससे कि आप अपना प्रोटेस्ट शो कर सकते हैं सरकार को। उसके बिना सरकार नहीं सुनेगी, ऐसा लोगों को लगता है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना जो कि फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया है, भारत के लोग, भारत का यूथ यानी कि जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी ये समझना होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है आपकी, और इनकेस अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इन चीज़ों को यानी कि सरकार की चीज़ों को तोड़ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता है, तो उसका आप समझ सकते हैं कि वो एक तो फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन कर रहा है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये समझें कि वो जो चीज़ टूटी है, मान लेते अगर आपने ट्रेन को आग लगाई है या किसी भी चीज़ को आग लगाई है किसी भी पर्सन ने, तो उससे ये समझना होगा कि वो जो प्रॉपर्टी थी, जो वो ट्रेन बनाई गई थी, वो हमारे ही पैसे से बनाई गई थी, यानी कि हम जो टैक्स पे करते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि टैक्स पेमेंट करने का मतलब हुआ कि हम तो टैक्स कोई नहीं पेमेंट करता, यानी हम तो इनकम टैक्स नहीं देते। देखिए, टैक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो एक छोटा सा अमाउंट है, साथ में जो हम बहुत बड़ा अमाउंट में हम पे करते हैं वो पे करते हैं जीएसटी। अगर आप जीएसटी देखेंगे, चाहे जीएसटी कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, अगर आप पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट लेने जाएंगे, अगर कोई 4 रुपये का या 2 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, उसके अंदर लिखा रहता है MRP ₹2 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि सभी टैक्सेस उसके अंदर हैं। तो अब वो चाहे कोई एक गरीब व्यक्ति साइकिल चलाता हुआ, रिक्शा चलाता हुआ एक गरीब व्यक्ति खरीदे या मुकेश अंबानी खरीदे, वो पार्ले जी का पैकेट 2 ही रुपये का आएगा। मुकेश अंबानी को भी 2 ही रुपये देने होंगे और एक गरीब व्यक्ति को भी 2 ही रुपये देने होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उस 2 रुपये में टैक्स भी है जो वो गरीब व्यक्ति भी दे रहा है। तो इसका मतलब हम सभी लोग जो चीज़ें खरीदते हैं उन सबको हम टैक्स के रूप में देते हैं, जीएसटी के रूप में या और भी अलग अलग तरह से जो टैक्सेस देते हैं, तो उन सभी टैक्सेस से ही पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाती है। तो अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी अगर हम ही तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि हमने अपने ही पैसों से जो चीज़ें हमने बनवाई थी देश के लिए, यानी हमारे लिए, हमने उन्हीं का नुकसान कर दिया। तो अब ये आपको समझना होगा कि ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जो बनाई जाती है वो हमारे खुद के पैसे से बनाई जाती है, क्योंकि सरकार कहीं पैसे कमा के नहीं लाती है, वो हमसे ही पैसे लेती है। नेक्स्ट आता है जे पॉइंट, अगर हम देखें तो वो आता है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स, यानी कुछ ऐसे ऐसे काम करने हैं जिससे कि देश जो है लगातार ऊंचे कदमों पे चढ़े, यानी कि ऊंचे पायदान पे चढ़े। बाकी आप जानते हैं, आप समझदार हैं कि सबको पता है कि हमारे यहाँ का यूथ ऐसा काम कर रहा है कि देश ऊपर तो उठने के बजाय और नीचे गिरता जा रहा है। नेक्स्ट के पॉइंट आता है, लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ये ऐड की गई थी कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। तो 6 साल से लेकर 14 साल तक का जो बच्चा है उसको आपको पढ़ाई दिलवानी है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ इसको ऐड किया गया था 2002 में। और अगर आप इसको नहीं, अगर आप अपने बच्चे को नहीं स्कूल भेजते तो ये आप उस बच्चे का जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 21A उसका भी हनन करते हैं, यानी वो बच्चा सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है आपके अगेंस्ट में। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप समझ सकते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इन ड्यूटीज़ को निभाएंगे तो हम एक अच्छा समृद्ध देश अपने आप को बना सकते हैं, यानी कि भारत को एक अच्छा समृद्ध देश बना सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाकर। तो अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे थे अभी ऊपर उनके आंसर्स देने के लायक हो गए हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ हमने पढ़ ली है तो अब हम आंसर्स दे सकते हैं। तो पहला सवाल था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई हैं किसके रिकमेंडेशन पे की गई हैं, तो सिंपल चीज़ है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे की गई हैं। अब हमें पता चल गया है ये कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भारतीय संविधान में, 11 हैं। पहले 10 हुआ करती थी, बाद में 11वीं ऐड की 2002 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये एंश्राइंड हैं किस पार्ट में संविधान के, पार्ट 4A में है। 2 स्टेटमेंट्स हैं कि पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द इनेक्टमेंट, नहीं ये तो बहुत बाद में 1976 में हुआ, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा कि जस्टिसएबल है नेचर में, नहीं ये बिल्कुल गलत है, जस्टिसएबल नहीं है।
कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हो सकता है, लेकिन अगर हम लीगली देखें कि हम कोर्ट में चल जाएं इसके बेसिस पे, तो हम वो नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो यानी कि वो जस्टिसिएबल भी नहीं है और शुरू से भी नहीं थे, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अडॉप्ट की गई हैं वो किस देश के संविधान से की गई हैं, तो रशिया के संविधान से की गई है या यूएसएसआर के संविधान से, क्योंकि 1976 के टाइम पे रशिया नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। मेंस के लिए सवाल क्या बन सकता है? मेंस के लिए सवाल सिंपल से क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एनुमरेट द वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखनी होंगी 11 की 11। अगर लोअर पीसीएस मेंस में देखें उत्तराखंड के अंदर, तो सिर्फ 100 वर्ड्स में जो आंसर लिखने के लिए आता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अपर पीसीएस में भी आप इसको लिख सकते हैं, जो अपर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पे भी आप इसके ऊपर आंसर लिख सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पूरा टॉपिक है आपको कवर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट आपका आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।